हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक पांडे और मैं आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशियन क्लासेज अयोध्या में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसके पहले हमने पहले भाग में देखा था कि वर्णमाला में हमने देखा था स्वरों का प्रकार। स्वरों के प्रकार में हमने पढ़ा था कि स्वरों का वर्गीकरण 4 तरह से किया जाता है। पहला हमने देखा था मात्रा के आधार पर, फिर दूसरा हमने देखा था जिह्वा के आधार पर, तीसरा हमने देखा था मुख खुलने का आधार पर और चौथा जातीय आधार पर। आइए देखते हैं वर्णमाला का वर्गीकरण हमने 4 तरह से बताया था। वर्णमाला का वर्गीकरण कितनी तरह से? 4 तरह से। पहला हमने क्या लिखा था? पहला हमने बताया था मात्रा के आधार पर, फिर दूसरा क्या बताया था? जिह्वा के आधार पर, तीसरा बताया था मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने या मुखाकृति के आधार पर, और चौथा वर्गीकरण हमने देखा था जातीय आधार पर। चौथा वर्गीकरण हमने क्या देखा था? जातीय आधार पर। तो हमने क्या समझा था कि मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर को हमने क्या कहा था? एक मात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर को हमने द्विमात्रिक स्वर और प्लुप्त स्वर को ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 मात्रा का अधिक समय लगे, उसे क्या कहा था? हमने प्लुप्त स्वर कहा था। तो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था, इसका अध्ययन हमने कर लिया था। अब हमें क्या पढ़ना है? जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 तरह से। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 तरह से किया जाता है। अच्छा, जिह्वा के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण का मतलब कि जब हम कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियों से जिह्वा जो प्राणवायु निकलती है, जिह्वा जहाँ स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं? जिह्वा के आधार पर। तो जहाँ पर अब ये क्या होता है? अग्रस्वर। इसमें क्या होगा? अग्रस्वर। और क्या होगा? मध्य स्वर और पश्च स्वर। क्या होगा? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर में हमने क्या देखा था? अग्रस्वर में क्या होगा? जब जिह्वा जो है हमारे मुख के अगले भाग को टच करते हुए निकले तो उसे क्या कहेंगे? जिन वर्णों का उच्चारण निकले उसे कहेंगे अग्रस्वर। जब मध्य भाग को टच करके निकले तो मध्य स्वर, और जब जीभ के पिछले हिस्से को टच करके निकले प्राणवायु जो है तो वो क्या होगा? पश्च स्वर होगा। क्या होगा? पश्च स्वर होगा। अच्छा, अब हम सबसे पहले देखेंगे अग्रस्वर क्या होगा। सबसे पहले क्या देखेंगे? अग्रस्वर क्या होगा? तो ई, ए और आई, ये क्या होंगे? अग्रस्वर होंगे। क्या होंगे? अग्रस्वर होंगे।
ठीक है। मध्य स्वर में जब स्वर तंत्रियां जो हैं जीभ के मध्य भाग को स्पर्श करते हुए निकलें तो वो क्या होगा, मध्य स्वर होगा। और मध्य स्वर में केवल एक ही याद रखना है आपको, ह्रस्व आ। और दीर्घ मध्य स्वर में आपको क्या याद रखना है, ह्रस्व आ याद रखना है। अब पश्च स्वर, पश्च स्वर में जब वर्णों का उच्चारण हो और स्वर तंत्रियां जो हैं किसको, जीभ के पिछले हिस्से को टच करके निकले, मतलब मुख के पिछले हिस्से को, जीभ के पिछले हिस्से को टच करके निकलें तो ये क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर हो जाएंगे। इसमें क्या, सबसे पहले तो दीर्घ आ होगा, फिर क्या होंगे, ऊ होंगे, ऊ होंगे, ओ होगा, और क्या होगा, आओ होगा। क्या होगा, आओ होगा। क्या होगा, आओ होगा। इतनी बात समझ में आई। मतलब कि अग्रस्वर कितने होंगे, 4 होंगे, दोनों ई और ए और आए, दोनों आए, मतलब कि दोनों ए और दोनों ई ये क्या होंगे, अग्रस्वर होंगे। मध्य स्वर में क्या होगा, ह्रस्व आ जो होगा वो मध्य स्वर में होगा। पश्च स्वर में दीर्घ आ, उसके बाद में दोनों ऊ और दोनों ओ, ये क्या होंगे, पश्च स्वर में होंगे। इतनी बात समझ में आई। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या देखेंगे, मुख खुलने के आधार पर, मतलब मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर वर्गीकरण, मुखाकृति के आधार पर वर्गीकरण है ना, मुखाकृति के आधार पर। तो मुखाकृति के आधार पर कौन कौन से होंगे देखते हैं। पहले क्या होगा, विवृत स्वर, क्या, विवृत स्वर। फिर क्या होगा, अर्धविवृत, अर्धविवृत। फिर क्या होगा, समवृत, और फिर क्या होगा, अर्धसमवृत, अर्धसमवृत है ना। क्या होगा, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समवृत स्वर और अर्धसमवृत स्वर। अब विवृत मतलब मुखाकृति के आधार पर का क्या मतलब है, मुखाकृति के आधार का मतलब कि जब हम स्वरों का उच्चारण करें तो हमारे मुख की, होठ की आकृति कैसी बनती है उसके कहते हैं मुखाकृति के आधार पर। तो उस आधार पर विद्वानों ने स्वर का वर्गीकरण 4 तरह से किया है, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समवृत स्वर और अर्धसमवृत स्वर। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं कि विवृत स्वर कौन से होंगे, अर्धविवृत स्वर कौन से होंगे, समवृत स्वर कौन से होंगे और अर्धसमवृत स्वर कौन से होंगे। इतना नोट करिए तब तक। चलिए, विवृत स्वर में क्या होगा, विवृत स्वर में जब हमारा मुख पूरा खुल जाए तो क्या होगा, विवृत स्वर होगा। तो दीर्घ आ हम क्या उच्चारण करते हैं, आ, क्या उच्चारण करते हैं, आ। जब आ का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुख जो है, यही लिख देते हैं, पूरा खुल जाए। क्या खुल जाए, पूरा खुला हो, पूरा खुला हो। जब मुख पूरा खुला होगा तो क्या होगा, दीर्घ आ मतलब विवृत स्वर होगा। अर्धविवृत स्वर कब होगा, जब जो है क्या हो, मुख आधा खुला हो तो क्या होगा, अर्धविवृत स्वर होगा। जैसे
ह्रस्व आ, ए और ओ। इसमें क्या होगा, मुख क्या होगा, आधा खुला होगा। अब समृद्ध स्वर का मतलब जब मुख पूरा बंद हो, क्या हो, जब पूरा बंद हो तो क्या होगा, समृद्ध स्वर होगा। जब मुख पूरा खुला होगा, जब मुख पूरा बंद होगा, जैसे दोनों ई जो होगी उसमें क्या होगा, और दोनों ऊ, इसमें क्या होगा, मुख पूरा बंद होगा। क्या होगा, मुख पूरा बंद होगा। और अर्ध समृद्ध में क्या होगा, जब हमारा मुख आधा खुला होगा तो क्या होगा, अर्ध समृद्ध होगा। इसमें कौन कौन से होंगे, ए और ओ। क्या होंगे, ए और ओ जो होंगे यह क्या होंगे, अर्ध समृद्ध होंगे। इतनी बात समझ में आई। फिर से देखते हैं, विवृत स्वर क्या होंगे, जब जो है मुख हमारा पूरा खुला हो, जिस वर्ण के उच्चारण करते टाइम समय हमारा मुख पूरा खुला हो तो वो क्या होंगे, विवृत स्वर होंगे। तो कोई प्रश्न पूछा जाएगा कि विवृत स्वर कौन सा होगा, तो क्या होगा, दीर्घ आ होगा। पूछा जाएगा अर्ध विवृत स्वर कौन सा होगा, तो ह्रस्व आ, ए, आई और औ, ये क्या होंगे, अर्ध विवृत स्वर होंगे। समृद्ध स्वर में क्या होगा, दोनों ई और दोनों ऊ जो होंगे ये अर्ध समृद्ध होंगे। इनकी कंडीशन क्या बनेगी, जब मुख जो है पूरा बंद हो तो क्या होगा, समृद्ध स्वर होगा। अब अर्ध समृद्ध स्वर में ए और ओ ये क्या होंगे, अर्ध समृद्ध स्वर होंगे। क्या होंगे, अर्ध समृद्ध होंगे। इस तरह से हमने देखा मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आप सभी समझ पा रहे हैं इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जातीय आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्या देखते हैं, जातीय आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये अंतिम वर्गीकरण है। क्या है, अंतिम वर्गीकरण। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना हो ले लीजिए आप लोग। जातीय आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए, जातीय आधार पर वर्गीकरण है ना। क्या, जातीय आधार पर वर्गीकरण। जातीय आधार पर वर्गीकरण, तो जातीय आधार पर विद्वानों ने स्वर को दो तरह से बांटा है। एक कहेंगे सजातीय स्वर, एक क्या कहेंगे, इधर लिखते हैं, एक क्या कहेंगे सजातीय स्वर और दूसरा क्या होगा, विजातीय स्वर। पहला कौन सा होगा, सजातीय स्वर और दूसरा कौन सा होगा, विजातीय स्वर। क्या होगा, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर। अब देखिए सजातीय स्वर, सजातीय स्वर का अर्थ है, सजातीय स्वर का अर्थ है कि समान जाति वाले स्वर, और विजातीय स्वर का अर्थ है जो अलग जाति के हों। अच्छा, यहाँ जाति का क्या मतलब है, मतलब लिख देते हैं, समान जाति वाले, समान जाति वाले स्वर, समान जाति वाले स्वर, और ये क्या, विषम जाति वाले स्वर। क्या, विषम जाति वाले स्वर या अलग जाति वाले स्वर। अलग जाति वाले स्वर, अलग जाति वाले स्वर। तो समान जाति वाले स्वर जैसे
आ और आ मिलके क्या बनता है, दीर्घ आ बनता है ना। मतलब कि आ और आ मिलके क्या बना, दीर्घ आ बना। क्या बना, दीर्घ आ बना, दीर्घ आ। और ह्रस्व आ मिला तो भी क्या बना, दीर्घ आ बना। मतलब कि ये अपने ही जाति से मिलकर बने हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे इसको मिटा देते हैं, ई और ई मिलके क्या बन जाता है, दीर्घ ई बन जाता है। क्या बन जाता है, दीर्घ ई बन जाता है। और ऊ मिलके क्या बन, ऊ और ऊ मिलकर क्या बन जाता है, दीर्घ ऊ बन जाता है। इतनी बात समझ में आई। मतलब कि ये देखिए आप कि समान जाति से मिलकर बन रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, सजातीय वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, सजातीय वर्ण कहेंगे। अब विजातीय वर्ण, तो इसको हम देखेंगे। विजातीय वर्ण ऊपर लिखते हैं, इधर दिख नहीं रहा होगा। विजातीय स्वर, क्या देखेंगे, विजातीय स्वर। दूसरा क्या देखेंगे, विजातीय वर्ण। विजातीय वर्ण है ना। विजातीय वर्ण कौन से होंगे, जो अलग अलग जाति से मिलकर बने हों, जो अपने समान से मिलकर ना बने हों। जैसे आ, ई और ई मिलकर क्या बनता है, जैसे आ और ई मिलकर क्या बन जाता है, आई बन जाता है। क्या बन जाता है, आई बन जाता है। आ और ऊ मिलकर क्या बन जाता है, औ बन जाता है। क्या बन जाता है, औ बन जाता है। और आ और ऊ मिलकर औ बन जाता है, ओ। आ और ओ मिलकर क्या बन जाता है, आओ बन जाता है। क्या बन जाता है, आओ बन जाता है। तो ये क्या होंगे, और आ और ए मिलकर क्या बन जाते हैं, अय बन जाता है। क्या बन जाता है, अय बन जाता है। तो हमने चार क्या देखा, ये चार क्या होंगे, विजातीय वर्ण होंगे। और हमने तीन देखा था, क्या, आ, ई और ऊ जो है, इनको क्या कहा था हमने, सजातीय वर्ण कहा था, क्योंकि ये अपनी ही जात से मिलकर बने हुए थे। और इन्हें क्या कहा था, विजातीय वर्ण, क्योंकि ये अलग अलग जाति से, अलग अलग समूह से मिलकर बने हुए, अलग अलग वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, विजातीय वर्ण कहेंगे। इन्हीं को क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब हमने वर्णमाला में क्या क्या देखा, वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, स्वर कितने होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में स्वरों का वर्गीकरण चार आधार से देखा, चारों आधारों को हमने पढ़ लिया। अब हम लोग किसकी बारी आती है, व्यंजन की बारी आती है। किसकी बारी आती है, व्यंजन की बारी आती है। चलिए देखते हैं व्यंजन। व्यंजन है ना। तो स्वर किसे कहा गया था, स्वर किसे कहा गया था, ऐसे वर्ण,
ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकें, जिनके उच्चारण में किसी और की आवश्यकता ना हो, उन्हें क्या कहा था हमने? स्वर कहा था। लेकिन व्यंजन जो है उसका एकदम विपरीत है ना। ऐसे वर्ण क्या कहेंगे? ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में, ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर की आवश्यकता पड़े। किसकी? स्वर की आवश्यकता हो, क्या कहेंगे हम? व्यंजन कहेंगे। या दूसरे शब्दों में कहें, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जिसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से ना कर सकें, स्वतंत्र रूप से ना कर सकें। इतनी बात समझ में आई? बताइए, इतनी बात समझ में आई? मतलब कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से ना कर सकें, या ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की आवश्यकता हो, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब दूसरी बात क्या आती है कि व्यंजन की संख्या होती कितनी है? व्यंजन की, मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो क्या बोलेंगे? बिना कुछ सोचे कहेंगे 33। कितनी? 33। कैसे 33? 33 कैसे? अच्छा, शुद्ध रूप से स्वर को लिखा कैसे जाता है? शुद्ध स्वर को लिखा कैसे जाता है? तो शुद्ध स्वर को हमेशा हल चिन्ह के साथ लिखा जाता है। किसके साथ लिखा जाता है? हल चिन्ह के साथ लिखा जाता है। अच्छा, हल चिन्ह क्या होता है? जो वर्ण को क्या करता है? आधा बनाता है। क्या करता है? आधा बनाता है। ये कौन सा चिन्ह है? हल चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? हल चिन्ह है। कौन सा? हल चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? हल चिन्ह है। तो व्यंजन को हमेशा, शुद्ध व्यंजन को किस तरह लिखा जाता है? हल चिन्ह के साथ लिखा जाता है। अब हम देखते हैं व्यंजन का मोटा मोटा हिसाब किताब, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर इधर लिखते हैं, है ना। पहले व्यंजन को लिख लेते हैं, फिर उनका प्रकार देखते हैं, है ना। हाँ, चलिए व्यंजन। तो व्यंजन पर सबसे पहले लिख लेते हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, श, ह,
हाँ। अब इधर दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देते हैं, नीचे कर दिया, छत्र ज्ञ स्र, है ना, छत्र है ना। अब वर्णमाला तो देख ली, ये तो सबको पता होगा ना, है ना। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले आप समझिए, आज लिखने के काम हम आगे करेंगे। सबसे पहले ये जो का से और मा तक है, का से मा तक, है ना, कहाँ से कहाँ तक, का से लेकर और मा तक जो वर्ण हैं इन्हें क्या कहते हैं? तो का से लेकर और मा तक जो वर्ण हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। लिख लेते हैं इधर, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अच्छा, इसको एक और नाम दिया जाता है, क्यों? क्योंकि देखिएगा आप लोग, इनकी आकृति को देखिएगा, क्या देखिएगा? इनकी आकृति को देखिएगा तो ये ऐसे लगेंगे जैसे वर्गाकार आकृति दिख रही है। क्या दिख रही है? वर्गाकार आकृति दिख रही है। कैसे? देखो, 2 3 5, 5 इधर और 5 इधर, तो एक वर्ग बन गया। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अच्छा, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो सर इसको नीचे क्यों लिखे हैं? हाँ लिखे हैं, बता रहे हैं क्यों लिखे हैं। क्योंकि ये जो है इसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व, ये 4 जो होते हैं क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अच्छा, ये तीनों सा और हा, इसको क्यों अलग लिखें? इसके लाइन से क्यों नहीं लिखें? क्योंकि भैया ये जो हैं, ये क्या हैं? ये जो हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये जो नीचे 4 दिख रहे हैं, और जो ये नीचे 4 दिख रहे हैं, इन चारों को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपर लिख देते हैं, क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं इन्हें। अब देखिए, गिनिए, मैंने क्या बताया था? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। 2 और छूट रहे हैं। कौन से? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या? उत्क्षिप्त व्यंजन। तो 2 और छूट रहे हैं। तो ये 2 क्या होंगे? डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी, है ना। ये दोनों क्या होंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे। क्या होंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे। तो गिनिए इनको, कितने हो गए? तो देखो, 5 × 5 = 25 कितने हो? स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25 हो गए। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? कितने हुए? 25, है ना। अब अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो 25 और 4 29, 25 और 4 29। और इन चारों को ऊष्म व्यंजन जो हैं इनकी भी संख्या 4 है। तो ये 4 मिला के देखिए, 25 4 29, 29 और 4 कितना हो गया? 33 हो गया। 25 धन 4 और धन 4 कितना हो गया? 33 हो गया। अब बताइए, मैंने किस हिसाब से कहा था कि
व्यंजनों की संख्या 33 होती है, तो का से लेकर हा तक को ही हम शुद्ध व्यंजन में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं? शुद्ध व्यंजन में गिनते हैं। इसके बाद में सर जी ये संयुक्त व्यंजन जो है, अरे ये व्यंजन जो है ये तो इन्हीं से मिलकर बना हुआ है ना, ये व्यंजन जो है ये इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। और ये उत्क्षिप्त व्यंजन जो दो हैं, ये जो दो उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, इनको जो ये विशेष तरीके से यूज होते हैं, है ना, ये भी इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। इस ढा के नीचे बिंदी लगी है और ढा के नीचे बिंदी लगी है ना। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा जरा, लिखें, लिख के बताएं। चलिए लिखते हैं। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले बताइएगा संयुक्त व्यंजनों की संख्या। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और मैं कहूँ कि वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या। क्या? संयुक्त वर्णों की संख्या। तो आपने देखा था कि 4 मैंने बताया था किसमें? 4 मैंने बताया था किसमें? स्वरों में। किसमें बताया था? स्वरों में। और 4 मैंने यहाँ फिर बताया। तो कुल मिला के कितने हो गए? वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हो गए? तो 8 हो गए। क्या हो गए? 8 हो गए। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? क्या उत्तर देंगे? 8। क्या उत्तर देंगे? 8। अगर पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो प्रश्न आप गलत करके चले आएंगे। 8 मतलब कि वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। अगर पूछा जाए वर्णमाला में संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या जवाब देंगे? कि संयुक्त स्वर की संख्या जो होती है वो 4 होती है। लिख देते हैं यहाँ। संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो आपने देखा भी जो विजातीय स्वर थे वही हमारे क्या थे? क्या थे? संयुक्त स्वर थे। क्या थे? संयुक्त स्वर थे। और संयुक्त व्यंजन की संख्या देखें, संयुक्त व्यंजन की संख्या देखें तो संयुक्त व्यंजन भी क्या होंगे? 4 होंगे। क्या होंगे? 4 होंगे। अब स्वर भी वर्णमाला में आता है और व्यंजन भी वर्णमाला में आता है, तो संयुक्त स्वर और व्यंजन दोनों मिला के क्या बन जाते हैं? वर्णमाला बनते हैं। तो अगर पूछा जाए कुल वर्णों की संख्या तो क्या जवाब देंगे? 8। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें भी और भी बहुत प्रकार हैं। देखिए आज हम लोग वर्गीकरण देख रहे हैं, कल इसको एकदम डिटेल से लिखते हुए पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ, एक बार एक मोटा मोटा हिसाब किताब आप अपने मन में बैठाइए पहले इसका, उसके बाद में फिर हम लोग लिखते हुए पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये लाइन मैंने एक खींची है, क्या? एक लाइन ये खींची है ना? तो ये जो है अंगा, इया, अड़ा, अड़ा, ना और मा, ये जो हैं देखिए अपने वर्ग के चौथे अक्षर हैं। 1 2 3 4 और 5वें अक्षर हैं। क्या हैं? 5वें अक्षर हैं। क्या हैं? 5वें अक्षर हैं। इसलिए इन पांचों को क्या कहा जाता है? पंचमा अक्षर क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पंचमा अक्षर, है ना? क्या कहा जाता है? पंचमा अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमा अक्षर कहा जाता है। इन पांचों को क्या कहा जाता है? पंचमा अक्षर कहा जाता है। अब देखिए इनका उच्चारण जो है नाक से होता है। जैसे आप बोलेंगे अंगा, क्या बोलेंगे? अंगा। जब अंगा का उच्चारण करेंगे तो हमारी नाक में कंपन होता है। जैसे मैंने कहा इया, क्या कहा? इया। जब इया कहेंगे तो नाक में देखिए कुछ कंपन जैसे हो रहा है।
तो ये जो है इन सब का उच्चारण नाक से होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। इतनी बात कंफर्म हुई कि नहीं बताइए, ये स्पष्ट हुआ कि नहीं? इन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक भी कहते हैं। पहले पांचवा वर्ण क्या होगा? पंचमा अक्षर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पंचमा अक्षर कहलाएंगे। फिर दूसरा क्या कहलाएंगे? अनुनासिक कहलाएंगे। क्यों अनुनासिक कहलाएंगे? क्योंकि इनका उच्चारण जो होता है नाक से होता है, इसलिए क्या कहलाएंगे? अनुनासिक कहलाएंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब इसके बीच में थोड़ा सा झोल है। इसके बीच में ये जो हैं, इसके बीच में है ना, इसके बीच में थोड़ा सा झोल है। मैंने एक बॉक्स में बनाया है, देखिएगा। इसे क्या कहते हैं? इसको सर क्यों बॉक्स में कर दिए? अरे भैया, ये भी कुछ स्पेशल है, ये भी कुछ विशेष है। देखिए कैसे, ये जो हैं पहले तो क्या हैं? स्पर्श व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन हैं, और इनके उच्चारण में जो है घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। जैसे बोला च, छ, ज, झ, इय, है ना, मतलब इनके उच्चारण में क्या हो रहा? घर्षण हो रहा है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? ये संघर्ष करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी कहते हैं। बताइए, इतनी बात समझ में आई? इतने में कोई दिक्कत है नहीं ना? अब देखिए, इसके बाद आपने देखा अंतःस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, उत्क्षिप्त व्यंजन आपने देख ही लिया। अब इसके आगे की विस्तृत चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।